टॉपिक का नाम क्या है हमारा? सॉलिड्स, है ना? सॉलिड्स बोल लो या इलास्टिसिटी बोल लो, कहानी क्या है ध्यान से समझे। सॉलिड्स, है ना? फिर इसका अगला यूनिट आता है लिक्विड्स, फ्लूइड्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं गैसेस, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब, ठीक है। सारा कुछ है अपने फिजिक्स के अंदर। तो बेटा यहां पर हमारे को ना पहले दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और एक होता है रिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स और एक होता है रिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई कोई सॉलिड है, आपने क्या करा, जैसे एक कोई बॉल है, आपने उसको पिचका दिया, तो आपने जो फोर्स लगाया दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा कहलाएगा? जो फोर्स डिफॉर्म करने के काम आया, सही है। अब आपने डिफॉर्म कर दिया ना। अब जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को वहां से रिमूव किया तो पता चलेगा कि वो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्स होगा ये, कि उसमें रिफॉर्मिंग फोर्स कितना लग रहा है, मतलब उसकी कितनी इच्छा है अपनी शेप को रिगेन करने की। समझ में आ रही बात? तो रिफॉर्मिंग फोर्स कहां से होता है बेटा? ये होता है इंटरनल फोर्स इनसाइड द मटेरियल, जो कि क्या कोशिश करता है? अपनी शेप को रिफॉर्म करने का। रिफॉर्म करना मतलब जैसे थी वैसा ही वापस करना, ठीक है। दिस इज इंटरनल फोर्स। समझ आ रही बात? बोलो, ये किसके हाथ में है? ये बाहर के कोई भी लगा सकता है भाई, किसी भी चीज पे लगा सकता है। और ये किसके हाथ में है? ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी कि भाई वो कितना चाहता है अपनी शेप को रिफॉर्म करना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई एक कौन सी बॉल लेते हो, टेनिस की बॉल लेते हो, तो तुम उसे डिफॉर्म करते हो और वो दोबारा से रिफॉर्म हो जाती है। वही अगर तुम क्ले की बॉल लो तो तुम उतना ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ पर वो रिफॉर्म नहीं करना चाहेगी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? डिफॉर्मिंग फोर्स की या रिफॉर्मिंग फोर्स की? रिफॉर्मिंग फोर्स की प्रॉपर्टी हुई कि वो शेप रिगेन करना चाहती है कि नहीं। सही है। यही वर्ड आता है बेटा फिर इलास्टिसिटी का। यही वर्ड आता है इलास्टिसिटी, जो हमारा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल कि वो अपनी शेप को कितना अच्छे से रिगेन करना चाहती है, मतलब उसमें कितनी इच्छा है ना। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी अपनी इलास्टिसिटी होगी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच क्या चाहेगी ये? ड्यू टू विच इट ट्राइज टू रिगेन। होता है ना बेटा, आपका आज जैसा बैलेंस है वो खराब हो गया, इट ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बोल देता हूं, शेप बोल लो, साइज बोल लो, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये वो प्रॉपर्टी है। समझ में आ रही बात? तो मुझे बताओ, आप जैसे आप में भी इलास्टिसिटी है ना? इलास्टिसिटी कैसे? मान लो आज आप एक तरीके वाले मूड में हो कि हाँ भाई ऐसी लाइफ चलनी चाहिए, पर अगर मान लो आज कुछ घटना घट जाती है तो तुम क्या कोशिश करोगे उस टाइम, उस घटना घटने के बाद क्या कोशिश करोगे कि ये ऐसी ही रहे? नहीं ना, कुछ खराब हो जाता है तो तुम क्या करते हो? तुम कोशिश करते हो कि दोबारा से प्रीवियस स्थिति में आया जाए जहां पर मैं सही रहता हूं। तो ये क्या है आपके अंदर? इलास्टिसिटी है। यही इसका ऑपोजिट है प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है कि आपने जैसा कर दिया, इसने उसके अंदर रिफॉर्मिंग फोर्स जीरो है, वो चाहता ही नहीं कि मैं अपनी शेप को रिफॉर्म करूं, रिगेन करूं। आई के बात समझ में? इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है बेटा? इलास्टिसिटी का मतलब नहीं होता कि भैया ये देखो कितना बढ़िया इलास्टिक है, ये इलास्टिक है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखो आप उसको खींचते हो तो क्या होता है? इलास्टिक भाई, तभी उसको इलास्टिक बोलते हैं कि भाई वो वापस वैसा आ जाता है। अगर आप उसको खींचो और वो वैसे ही रह जाए तो इलास्टिक आएगा वो। समझ में आया ना? और यहीं पर हमारे साथ जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना बेटा इलास्टिक बिहेवियर, तो समझ में आएगा स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब हमें तो जनरल डेफिनेशन में यही समझ में आता है भाई रबर ज्यादा इलास्टिक होना चाहिए, स्टील का इलास्टिक है। तो कैसे देखी जाती है इलास्टिसिटी? दोनों में सेम डिफॉर्मेशन करो, दोनों में
सेम डिफॉर्मेशन करो। अगर आप इसमें 1 मिलीमीटर चेंज कर रहे हो तो इसमें भी 1 मिलीमीटर का चेंज करो। अब देखो कौन ज्यादा तेज चिल्ला रहा है, कौन ज्यादा तेज रिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, किसके ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो होगा स्टील। स्टील ज्यादा तेजी से बोलेगा कि भैया मुझे अपनी शेप को रिगेन करना है। आई क्या बात समझ में? सेम डिफॉर्मेशन करो दोनों में और फिर देखो कि कौन ज्यादा रिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, वो ज्यादा इलास्टिक होगा। दैट इज व्हाई कौन ज्यादा इलास्टिक होता है? स्टील इज। आप सोचो ना बेटा, स्टील में आप लेट अस से 0.01 mm का वो कर दो, क्या डिफॉर्मेशन। सेम डिफॉर्मेशन किस में करो? रबर में। बताओ कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा वापस शेप में आने के लिए? स्टील ज्यादा लगाएगा। कहां होता है वो? डिफॉर्मिंग नहीं होता। हड्डियों में इलास्टिसिटी होती है भाई, हड्डियों में इलास्टिसिटी होती है। हड्डियां ऐसी नहीं होती कि आपकी फिक्स लेंथ की है, उसमें जरा सा भी चेंज आएगा ना तो क्या आप चिल्लाने लगेंगे भयंकर कि भैया मुझे तो दोबारा वैसे होने दो। इसलिए आपकी जो हाइट होती है ना, हाइट, वो अगर खड़े होकर के नापी जाए तो वो कम आती है क्योंकि हड्डियां ऐसे पिचकती हैं, और अगर उसी को लेट करके नापा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर का फर्क आ जाता है। हाँ सही बात है ना? आप ऐसे ऐसे लेट करके आप अपनी हाइट को नापना, ऐसे खड़े होकर के नापना, 2 से 3 सेंटीमीटर का मिनिमम गैप आएगा। सही है। और दूसरी बात, ये जो माउंटेन्स नहीं होते, माउंटेन्स एक हाइट से ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते बताओ भाई? माउंटेन्स को तो कोई बना नहीं रहा ना, नेचर ही बना रहा, नेचर ही कर रहा है सारा कुछ। तो एक हाइट से ऊपर क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि एक हाइट से ऊपर जाएंगे तो वो इतना फोर्स लगेगा कि वो नीचे वाले जो पत्थर है ना उन्हें क्रश कर देगा, फिर वो हट जाएंगे, फिर माउंटेन नीचे आ जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? तो बेटा बोन्स में भी इलास्टिसिटी होती है। बोन्स में इलास्टिसिटी नहीं होना तो वो जरा सा डिफॉर्म हो और वो फिर वैसी की वैसी रह जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और इलास्टिसिटी का मतलब क्या है बताओ? कि वो डिफॉर्मेशन जरा सा, मतलब जिसमें कम डिफॉर्मेशन हो रहा है ना वो ज्यादा इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि जरा से डिफॉर्मेशन में चिल्लाने लग जाता तेज। तुमने मान लो किसी को बोला ओए, और वो नाराज हो गया भाई, ये ज्यादा इलास्टिक हुआ, और तुमने किसी को 2-4 थप्पड़ मार लिए और फिर वो बोला अरे यार भाई ऐसे मत कर यार, वो कम इलास्टिक हुआ। क्यों? क्योंकि उसने डिफॉर्मेशन को होने दिया, वो चिल्लाया ही नहीं। बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस भैया सबसे बड़ी दिक्कत स्ट्रेस। मैं आज आपको स्ट्रेस का सिंपल सॉल्यूशन बता दूंगा बेटा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस का आपको मैं एकदम सिंपल मीनिंग बता दूंगा और इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन बता दूंगा मैं आपको। जो सारा कुछ है ना जो आजकल सब सिखा रहे, आजकल क्या मतलब समय से सिखाते आ रहे हैं कि भाई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप देखते होंगे कई लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कई लोग कम स्ट्रेस लेते हैं, है ना? तो ऐसा क्या होता है कि भाई कई लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और सेम सिचुएशन में कोई आदमी कम स्ट्रेस लेता है? बताओ भाई, ये तो मतलब राज जानने वाली बात है। बताओ, आप बताओ आपके हिसाब से। बताओ भाई, कई लोग ज्यादा स्ट्रेस और कम स्ट्रेस क्यों लेते हैं भाई? बताओ यार। मान लो किसी लड़के के थप्पड़ मार दिया, है ना? अब एक लड़का तो ऐसे कह रहा भाई जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो, और एक कह रहा भाई क्या ही हो गया, क्या ही हो गया। ये तो अच्छी बात है यार, इससे तो हम फेमस हो रहे नहीं? तो बताओ बेटा, स्ट्रेस का क्या मतलब है बताओ? कोई लोग ये भाई जानना चाहते हैं ना मैं भाई, कई लोगों को मेडिटेशन करके भी स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा और कई लोगों को स्ट्रेस ही नहीं हो रहा। किसी को स्ट्रेस हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। क्यों भाई? ये यार तुम्हें लाइफ का लेसन बता देता हूं मैं। तुम बताओ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है? तुम्हारी जानकारी में कोई दोस्त होगा ऐसा? तुम खुद ही होगे जो ज्यादा स्ट्रेस लेता होगा, और एक ऐसा होगा जो स्ट्रेस नहीं लेता होगा। तुमने दोनों में क्या ऑब्जर्व किया है बताओ? बेसिक फर्क क्या है उनके? वो सोचते बहुत है, जो स्ट्रेस लेते हैं वो सोचते बहुत है। क्या सोचते हैं वो? कि ये खुद में तो गोलियों का तो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, सही है आप सही जा रहे हो बेटा, सोचते ज्यादा है पर वो सोचते क्या है आगे का जो भाई? वो ये तो नहीं सोचते कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये तो नहीं सोचते वो प्रेजेंट का छोड़ के आगे का पीछे का सब सोच लेंगे। हाँ, तो क्या सोचते हैं वो? यही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोचने का? वो ज्यादा नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। ये तो बेटा ऊपर की बात है, एकदम कोर बताओ मुझे, एकदम जहाँ से हिला दे अपने स्ट्रेस को। ज्यादा नेगेटिव
पॉसिबिलिटीज सोचते हो, इससे ज्यादा और नेगेटिव क्या होगा? चलो ये भी बेटा, हाँ नहीं सही कह रही हो, सही कह रही है, सही कह रही है। तो ये भी ऊपर की बात है, अभी भी अपन कोर पे नहीं आए, एकदम जड़ बताओ मुझे वो उनका ये सब सोचने के पीछे का भी रीजन क्या है भाई? वो नेगेटिव क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो डरते हैं हाँ, किस बात से डरते हैं वो? फेलियर से। फेलियर से तो नहीं डरते। मतलब वो जैसा सोचते हैं अगर वो वैसे रियलिटी में नहीं होगा तो फिर उनको हाँ, वो अपनी रियलिटी मान लेते हैं और अगर कुछ भी इधर उधर होता है यार ऐसे क्यों? बेटा मुझे आप बताओ, जो आदमी रिक्शा चला रहा है हैं, वो स्ट्रेस में नहीं है भाई, उसको तो फुल फेलियर है लाइफ उसकी, तुम्हारे साथ तो फुल फेलियर है वो। नहीं, अरे क्यों? सोचे तो ले। तो अपन भी चलाते हैं फिर। अगर वो सक्सेसफुल है तो अपन भी चलाए भाई, अपन तो उसको कॉपी नहीं कर रहे। नहीं सही बात है, वो फेलियर से डरते हैं, है ना? पर बेटा फेलियर सबके लिए अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। तुम्हारे लिए फेलियर है कि भाई नीट में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फेलियर हो गया, या ये वाला कॉलेज नहीं मिला तो फेलियर हो गया, पर उसके लिए फेलियर कुछ और होगा, सही है ना? तो फेलियर से डरते हैं, ये भी ऊपर की बात हो गई अभी। और आ जाओ किसी और चीज, और क्या इसके अंदर डरते हैं, सही बात है डरते हैं, सबसे मेहनत डरते हैं। और किस चीज से डरते हैं वो? फेलियर तो ऊपर का वर्ड हो गया, मतलब बाहरी बातें हो गई, अंदर अंदर क्या चल रहा है? और इलास्टिसिटी से रिलेट करो। मतलब उनको लगता है अगर कुछ हो जाए तो वो वापस जैसे पहले थे, मतलब वो नहीं हो पाएंगे। मतलब अगर एक अच्छा स्टेट चल रहा है अभी और कुछ बुरा वक्त आ गया या फिर आने वाला है तो ये सोच के उनको ऐसा लगा कि वापस अच्छे स्टेट में नहीं जा सकते। हाँ, तो इसका बेसिक अगर मैं जवाब दूं एक लाइन में तो वो है कि वो चेंज से डरते हैं, दैट्स इट। मान लो किसी का पाँव टूट गया है, अब दो आदमी होंगे, एक क्या बोलेगा, अरे यार मैं पहले बहुत बढ़िया था यार, क्या लाइफ थी यार, तो वो आ रहा है स्ट्रेस में फुल। और एक कह रहा है भाई जो चेंज हो गया वो हो गया, मेरे को दोबारा उस कंडीशन में दोबारा नहीं जाना, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं है, हो गया जो हो गया। तो ये उसको स्ट्रेस होएगा ही नहीं, वो बोलेगा ठीक है टूट गया टूट गया। समझ में आएगा? तो जो लोग आप देखते हो या देखोगे आगे जाकर के कि यार ये तो बिंदास ही रहता है, उसने एक चीज समझ ली है कि भैया चेंज हो गया सो हो गया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस। और जो चाहता है कि वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, मान लो तुम कल को हॉस्टल में जाओगे, वहां तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिला और तुमने बोला अरे यार पहले वाला ही अच्छा था यार, कैसे भी करके पहले वाला मिल जाए, कैसे भी करके घर जैसा खाना मिल जाए जैसा पहले था, तो तुम चेंज को अपोज कर रहे हो, आ गया स्ट्रेस। मान लो तुम्हारे नंबर ठीक आ रहे थे और वो खराब हो गए और तुम क्या चाहते हो, दोबारा से ठीक हो जाए, आ गया स्ट्रेस। मान लो मेरे बाल झड़ रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं अरे नहीं यार पहले वाले बढ़िया थे, तो मैं चेंज को अपोज कर रहा हूं, आ गया स्ट्रेस। तो बेसिक जो है ना उसके पीछे वो यही है कि स्ट्रेस सिर्फ तब आता है जब आप में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ और अब आप चाहते हो वापस रिफॉर्म करना, तभी स्ट्रेस आएगा। डिफॉर्मेशन से स्ट्रेस नहीं आता। मुझे बताओ आपने किसी को चाकू मार दिया, मर गया, वो उसमें है क्या स्ट्रेस? क्यों? क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं कि भैया वो चाकू नहीं लगता, काश में जिंदा रहता। अरे समझ गए क्या? रिफॉर्मेशन तो हो गया यार, पर जब रिफॉर्मेशन की मन में इच्छा उठती है तभी आता है स्ट्रेस। और एक तगड़ी चीज बताइए, तो हो गई अपनी फिजिक्स। अब एक तगड़ी चीज और बताता हूं मैं, क्या कि जितना तुम दोबारा उस कंडीशन में आने की कोशिश करोगे, आप उधर आने को उतना ही टफ बना दोगे। मान लो तुम यहां से यहां पहुंच गए, अब तुम यहां से यहां जाने के लिए भगदड़ कर रहे हो कि यार कैसे भी करके यहां पहुंच जाओ, तो तुम जरूर रास्ता भटक जाओगे। पर अगर तुम नेचुरल स्टेट में रहे
कि भाई जो होगा देखा जाएगा, भाई देख लेंगे, जैसा देखा जो भगवान ने चाहा वैसा ही होता है। कैसे भी समझा लो अपने आप को, कैसे भी समझा लो भाई, जो देखे भगवान ने जिसको जो देना है वो देना है, समय सबको सिखा देगा, समय इज द हीलिंग। जो भी 10 बातें जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, अगर तुमने मतलब कुल मिलाकर के उसको छोड़ दिया कि भाई देखा जाएगा, जो होना है होने दो, अब तो यही है, तो बेटा आप अपने आप पता नहीं कौन सी ताकतें काम करेंगी, आप उससे बढ़िया स्थिति में आ जाओगे। और अगर आपने हार्ड ट्राई किया, हमने देखा कई लोगों की ना बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या कोई भी पब्लिक इमेज वाले लोगों की ना इमेज खराब हो जाती है कई बार, खतरनाक वाली, तो ना ब्रेक ले लेते हैं, वो गायब हो जाते हैं इंडस्ट्री से, मतलब कैमरे के सामने से गायब हो जाते हैं 2 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए, और 2.5-3 साल बाद आते हैं और खूब चल जाते हैं। देखो ना सुशांत सिंह की वो जो थी गर्लफ्रेंड, क्या नाम था उसका, रिया, जिसमें अंकिता तो पहले निकल ली थी बेटा, लास्ट रिया ही थी जिसपे इल्जाम लगे थे। नहीं, अरे इल्जाम किस पे लगे थे? रिया चक्रवर्ती, हाँ है ना, उस पे लगे थे, और वो उस समय फुल बदनाम हुई थी, भाई इसने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो गायब हो गई फिर स्क्रीन के सामने से। कोविड टाइम पर उसको जेल हुई थी, स्क्रीन से गायब हो गई 2-2.5 साल, 3 साल गायब एकदम, और अभी आ रही है फुल, कोई कुछ नहीं बोल रहा। पर अगर सोचो वहीं उसने 2-2.5 साल लोगों को समझाने में लगाए होते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मैंने ऐसा नहीं किया, देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, आपको लगता है कि क्या वो उसको लोग मान लेते और बोल देते भाई तुमने पक्का ही किया, फिर एक्सप्लेनेशन देगी तो पक्का ही है, समझ में आ रहा है? तो बेटा अब अपन अपनी फिजिक्स पे आ जाते हैं। समझ गए बेटा स्ट्रेस का कारण? तो आप देख लेना, जो जो आदमी स्ट्रेस नहीं ले रहा ना अपनी जिंदगी में, इधर उधर देखना, तो आप देखोगे कि उसकी कहानी क्या है, वो छोड़ देता है चीजों को। और जो स्ट्रेस ले रहा है पता मन में, वो कह रहा डर है, डर डर किस बात का है? इसी बात का है कि जो है वो खो ना जाए, या इस बात का है कि भाई ये मिल जाए। अरे जो है वो है यार भैया, पर बड़ा मुश्किल है यार, बड़ा मुश्किल है। जो है अभी मैं बोलूं तो मैं यार तुम्हारी जैसी लाइफ चल रही है, तुम इसी को एंजॉय करो, कितनी बढ़िया चल रही है, जैसी है वैसी है। अगर तुम एक्चुअल में इसको एंजॉय करने लग जाओ तो एक्चुअली में तुम्हारा सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। तुम खुद सोचो प्रैक्टिकली, अगर तुम इसमें कंफर्टेबल हो जाओ एकदम कि भाई यही दिया है मुझे तो भगवान ने, मेरी किस्मत में यही था, तो तुम अपने आप इसमें कंफर्टेबल होकर के पढ़ने भी लग जाओगे और तुम्हें पढ़ाई समझ में भी आने लग जाएगी। और वहीं तुम क्या कोशिश करते रहो, अरे यार 10th तक बहुत बढ़िया था यार, ये कहां फंस गए यार, लाइफ यार दोबारा बढ़िया चाहिए, तो तुम प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। ये है गेम सारा। तो अगर तुम अब हमें क्या लगता है, जो आदमी स्ट्रेस लेता है ना, उसको ये लगता है कि भाई मैंने छोड़ दिया ना, छोड़ते सब बिगड़ जाएगा, मैंने सबको सब चीजें पकड़ रखी है ना, ये टेबल भी मैंने पकड़ रखी है इसलिए रुकी हुई है ये। अगर मैंने इस टेबल को छोड़ दिया ना, मैं यहां खड़ा हूं, मैंने कोई फर्क नहीं, ये पूछ भी नहीं रहे मेरे को, और मुझे क्या लग रहा है कि भाई मैंने इस पे अगर ध्यान नहीं रखा ना तो ये कल पक्का गिर जाएगी, है ना, है ना। पर बेटा ऐसा ये इल्यूजन है, ये इल्यूजन है ये कि मैंने संभाल रखा है सब, मैंने संभाल रखा है, मैं सब कुछ संभाल के चल रहा था भाई हेल्थ में, पता लगा कान में दिक्कत आ गई, इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अबे तो सोचा मैंने था कि लगे हुए आंख तो मैंने फिर दिखा ली थी भाई डॉक्टर को फोकट में कि भैया देख ले भाई कुछ है तो नहीं इसमें, पर इसको तो कभी सोचा ही नहीं कि ये है क्या, कुछ इसका भी कुछ काम है क्या, दिक्कत कहाँ है इसमें। तो अपने करने से बेटा एक्चुअली में कुछ थोड़ा बहुत ही होता है, समझ में आया ना। स्ट्रेस, अब तुम कभी बार जा रहे हो और तुमने हेलमेट नहीं लगा रखा, यहां तो खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और सामने वाले का मूड अच्छा है भाई, और है ना उसने आलस में कि यार कौन इससे माथाफोड़ी करेगा, करो यार सिलेक्शन है यार, मेरे को कहीं निकलना है आज, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और कभी कभार तुमने पूरी भयंकर तैयारी कर रखी, तुम स्कॉलर हो, सामने वाले का दिमाग खराब है, उसने बोला भाई कोई तो मिल जाए मुझे आज, और उसके सामने बैठ गए और उसके पास टाइम भी खूब था,
तो तुम स्कॉलर होकर के भी रह गए। अब बताओ तुम्हारा कंट्रोल में क्या था? कुछ नहीं है? कुछ नहीं। तुम्हें लगता है ऐसा करना चाहिए अपनी तरफ से एफर्ट, ऐसी बात भी नहीं तो अपने को ऐसा लगेगा कर क्या रहे हैं, पर कुछ तो करना, एफर्ट करा तभी तो यहाँ घुस पाए तुम। पर है ना, ये बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में या जो भी लक वक ये जो भी ये सारी चीजें, इसमें ये बोला जाता है कि भैया मेहनत भी तब कहते हैं ना, भाई मेहनत से मिलता है, मेहनत से मिलता है, मेहनत करोगे तो मिलेगा। कर्म ही ये है वो है। कर्म भी तभी होता है जब आपका टाइम सही चल रहा होता है। तो आप कितनी बार आप देखते होगे कि यार साला टाइम भी है, रिसोर्सेज भी है, पर मेहनत हो ही नहीं रही है, नहीं हो रही भाई मेहनत। और ऐसा टाइम भी होता है जब कुछ भी नहीं है फिर भी मेहनत कर रहे हैं अपन। तो जब टाइम अच्छा आता है ना बेटा, तब अपने आप मेहनत भी होने लग जाती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि आपको रिजल्ट मिलना होता है। पर यार बात है कि इनके साइंटिफिक वो नहीं है, क्या स्टडीज नहीं है, प्रूव्स नहीं है, तो बस इन बातों को फिर ऐसे उड़ा दिया जाता है। पर प्रैक्टिकली ये चीजें काम करती। भाई मेरे तो जितने भी क्लास के अंदर ये थे ना बैक बेंचर्स, बदमाश लड़के और बदमाश लड़कियां, जितनी भी लड़कियां पढ़ने में नहीं थी ना बेटा, सारी फॉरेन में बैठी हूं, और जितनी भी लड़कियां पढ़ने में थी ना वो सारी बैंगलोर में उनके बाल झड़ रहे सबके। जितनी भी लड़कियां पढ़ने में थी ना वो आज भी अपने हस्बैंड के साथ बैठ करके कमा रही हैं कि भैया ये भी कमाएगा मैं भी कमाऊंगी, दोनों कमाएंगे तब हमारा काम चलेगा। और जितनी लड़कियां पढ़ने में नहीं थी, पढ़ने में मजे, हम बोलते थे इनका क्या होगा, अब मुझे लगता है भाई उन्हें हमारे बारे में सोचते होंगे भाई इनका क्या होगा। वो सारी लड़कियां आज घर में फॉरेन में बैठी मस्त, वो काम भी नहीं करती, उन्होंने पति ही ऐसे चूज किए जो काम इतना करते हैं, वो इतना काम करते हैं कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। भाई बिजनेसमैन आदमी ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। बिजनेसमैन आदमी ये नहीं बोलता भाई तू भी जाके जॉब कर, काहे की जॉब कर, घर पे बैठा आराम से। और जॉब करने वाला क्या बोलता है, देखो यार दोनों बराबर बराबर करेंगे तभी तो फ्लैट खरीदेंगे यार, प्लानिंग से चलेगी सारी चीजें, करते रहो प्लानिंग। कहते ना लड़कों के लिए वो एक मैंने देखा था कि इफ योर फादर इज पुअर देन इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ योर फादर इन लॉ इज पुअर कंप्लीटली इट्स योर फॉल्ट। सही बात है ना, तुमने एफर्ट ही नहीं मारा भाई, तुम लगे रेस्ट समझने में, तो भैया टीम समझ लो। आउटकम क्या है? आउटकम ये है बेटा कि कुछ आउटकम नहीं है, मजे मारो, जो मिल जाए वो बढ़िया है, जो मिल जाए वो बढ़िया है। डॉक्टर भी परेशान है और नॉन मेडिको भी बहुत खुश है, और डॉक्टर भी बहुत खुश है और नॉन मेडिको भी बहुत परेशान है। आप अपने को लगता है मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा तो एक नई प्रॉब्लम आएगी। एवरी सॉल्यूशन इज अ न्यू प्रॉब्लम। अरे सच बात है ना, तुम एक चीज का सॉल्व, अरे ये करते करते आगे बढ़ जाते हैं, अरे ऐसे करते करते एक दिन सांस खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती। भाई कोई ना कोई तो टारगेट बना के रखना पड़ता है बेटा जिंदा रहने के लिए, कुछ तो रखोगे ना, कि तो अदरवाइज आप डिप्रेशन में खत्म हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको पागल बना के रखना पड़ेगा, अल्टीमेटली मिलना कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, सुनो ध्यान से। स्ट्रेस है ना एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है। स्ट्रेस इज डिफाइंड फॉर बेटा एरिया, एरिया। तो अपन फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहां पर। तो जैसे कोई एरिया है बेटा, ये एरिया है ए, एरिया कितना है ये ए एरिया है। तो आपने क्या करा होगा, इस ए एरिया के ऊपर एक कोई फोर्स लगाया होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, सही है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स के बदले में इसमें क्या होगा, इसमें आया होगा सर रिफॉर्मिंग फोर्स। बोला तुम जैसे ही किसी इलास्टिक चीज को दबाने लगते हो या खींचने लगते हो ना, तुरंत रिफॉर्मिंग फोर्स आ जाता है उसके अंदर, और वो इस डिफॉर्मेशन को अपोज करेगा हमेशा। सही है क्या बोला यार, क्या आ जाएगा बेटा अंदर, इंटरनल रिफॉर्मिंग फोर्स आ जाएगा। तो स्ट्रेस क्या होता है, एफ रिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग नहीं होता। कौन सा फोर्स लेना है आपको,
रिफॉर्मिंग फोर्स लेना है पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पर वो फोर्स लग रहा है अपॉन एरिया। अब क्या होता है एट इक्विलिब्रियम, अगर आप इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे कर रहे हो ना बेटा, ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं, वही एक्सेलरेशन 0 फोर्स 0, तो आप रिफॉर्मिंग की जगह डिफॉर्मिंग भी लिख सकते हो, पर यहां अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, रिफॉर्मिंग है, यहां पर डिफॉर्मिंग नहीं है। क्योंकि अगर सोचो अगर ये इलास्टिसिटी नहीं हुई इसके अंदर तो डिफॉर्मिंग तो होगा, पर रिफॉर्मिंग 0 होगा तो स्ट्रेस 0 होगा। स्ट्रेस कितना ज्यादा बताओ, जितना ज्यादा रिफॉर्मिंग फोर्स। सही है यहां तक? अब सुनो मेरी बात। तो बेटा आप इसको और क्या बोल सकते हो, इसको आप दोनों बराबर करके ये भी बोल सकते हो ओवर एन एरिया। अब हो गया, ये तो हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस की कहानी तुम्हें समझ में आ गई। अब स्ट्रेस आता क्यों है? स्ट्रेस आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन भी सुना होगा बेटा आपने, आई स्ट्रेन, स्ट्रेन आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन। और ये इसमें मसल्स में स्प्रेन होता है, स्प्रेन है ना। इसका मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब बताओगे क्या होता है? स्ट्रेन तनाव तो बेटा टेंशन हो गई। स्ट्रेन का मतलब ये है चेंज। स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज आ गया, चेंज। तो अपन चेंज कैसे निकालते हैं? अपन निकालते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोल रहा हूं, कभी लेंथ का लूंगा, कभी वॉल्यूम का लूंगा, चेंज इन कभी शेप का लूंगा। चेंज होना चाहिए, और ये चेंज को किसके रेस्पेक्ट में नापना है बताओ, मुझे बताओ। तुम्हें बेटा 10 रुपए का घाटा हुआ, ये बड़ा घाटा है या छोटा घाटा है? घाटा है। ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे पास थे कितने। थे 20 रुपए तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, और थे 1 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो यार, किससे कंपेयर करा बेटा? डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से। तो हमें क्या पता चल जाएगा? स्ट्रेन पता चल जाएगा। जैसे मान लो लेंथ में चेंज हो रहा है, तो बेटा ऊपर क्या आएगा? डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल नॉट ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो बेटा, एक होता है हमारे पास हुक्स लॉ। क्या होता है? हुक्स लॉ। हुक नहीं है, हुक। तुम्हारा होगा भाई? नहीं, तेरा फोन तो इसका है। मेरा फोन इसके हाथ में था। और अब है किसका फोन? बंद कोई और मेरा कर फोन रहा है। है। इसको यार साइलेंट कर दो बस, है ना। सुनो इधर देखो, इधर। अब बेटा हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ये लॉ ही इस चैप्टर का बेसिक है। हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो स्ट्रेस होता है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। भाई बोलो सही बात है क्या? जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा, जितना ज्यादा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा, जितने ज्यादा आपके रुपए खोएंगे, उतना ही ज्यादा आप में स्ट्रेस आएगा। बोलो सही बात है ना यार? यही होना चाहिए फॉर इलास्टिक बॉडी। जितना ज्यादा स्ट्रेन बढ़े उतना ज्यादा स्ट्रेस भी बढ़ना चाहिए, ताकि वो उसको रिगेन करेगा। बोलो यार, सही है ना? तो बेटा जब ये यहां से प्रोपोर्शनल हटाया गया तो एक कांस्टेंट आएगा। तो इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं ई। क्या बोलते हैं इसे? ई। तो ई क्या हो जाएगा बेटा? ई का नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है? मॉड्यूलस क्यों बोलते हैं बेटा? मॉड्यूलस मैथ्स में बोलते हैं टू मेक इट पॉजिटिव। अगर आपने मॉड्यूलस लगा दिया या मॉड लगा दिया, इसका मतलब क्या? आप उसको पॉजिटिव रखना चाहते हो। -2 का मॉड क्या होता है? +2। ठीक है। और +2 का मॉड क्या होता है? +2 जो होता है कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का बेटा ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और ई की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से वो आ जाएगी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बताओ बेटा, ई जितना ज्यादा होगा ना, वो मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। जितना ज्यादा ई होगा उस मटेरियल का, और ये उस मटेरियल का हमें गिवन होगा डेटा कि भैया इस मटेरियल का ई ये है। तो ई जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी। तो बेटा स्टील का ई ज्यादा होता है, रबर का ई कम होता है। क्यों कम होता है? देखो, स्ट्रेन दोनों में सेम रखो, जिसमें स्ट्रेस ज्यादा आएगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। किसमें ज्यादा स्ट्रेस आएगा फॉर द सेम स्ट्रेन?
स्टील में ज्यादा आएगा, रबर में कम आएगा। तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में भैया जो जितना ज्यादा खिंच रहा है वो ज्यादा इलास्टिक है, नहीं, जो ज्यादा खिंचने से जितना ज्यादा तेज चिल्ला रहा है वो ज्यादा इलास्टिक है। मुझे बताओ, अगर मान लो मैंने इसको जरा सा बोला कुछ और इसने मेरे पे बोल दिया, अरे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो सर मेरे को, तो मैं इसको दोबारा नहीं बोलूंगा भाई, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा दोबारा। सही है, क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है, ये चाहता है जैसा मैं हूं मैं वैसा ही रहूं। सही बात है। और मैंने किसी को 4-5 चाटे मार दिए तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, तो मैं अगली बार भी क्या करूंगा, 8-10 लगा दूंगा क्योंकि उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं है, उसको जैसा रखो वैसे रह लेता है। समझ में आया? तो जो जितना ज्यादा तेज चिल्लाए बेटा अपने चेंज में, दैट इज मोर इलास्टिक। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, थोड़ी सी यूनिट की बात कर ले। मुझे बताओ स्ट्रेस की यूनिट क्या हो जाएगी? इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आगे जाकर के हम पढ़ते हैं बेटा, इसे पास्कल भी बन जाता है। ये प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, तो ये वो भी बन जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक नाम दिया गया यूनिट का पास्कल। जब हम पढ़ेंगे ना फ्लूइड्स तो उसमें हम पास्कल पास्कल खूब करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेन की यूनिट बताओ यार, सोचो, ऊपर है बेटा चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मीटर में होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ मीटर में होगा। ऊपर है चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो जो भी ऊपर है वही नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा बेटा, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस सब हो जाएगा। बोलो सही है क्या यार? अब यहीं से बताओ बेटा ई की यूनिट क्या हो जाएगी? स्ट्रेन की तो कुछ है नहीं, जो स्ट्रेस की है वही ई की हो जाएगी। तो ई की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या? लिख लो बेटा, लिख लो। स्ट्रेस में और प्रेशर में क्या डिफरेंस? बेटा प्रेशर ना बाहर का फोर्स एक्सर्ट करता है और स्ट्रेस अंदर के फोर्स के कारण आता है। पर दोनों इक्वल हो सकते हैं? दोनों इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, होते ही है, ऐसे समझ लो आप, होते ही है। सॉलिड के लिए मान लो मैंने इसको यहां दबाया ना, तो स्ट्रेस है इसमें, पर स्ट्रेस के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। अगर स्ट्रेन ही 0 है तो स्ट्रेस 0 है। अगर चेंज ही नहीं हुआ तो फिर स्ट्रेस की बात ही नहीं आनी चाहिए ना। डिफॉर्म ही नहीं हुआ तो रिफॉर्म की बात नहीं आनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो अभी तक अपन जब आरबीडी पढ़ रहे थे ना, रोटेशनल मोशन, तो उसमें उसको आरबीडी भी बोलते हैं उस चैप्टर को, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो अभी तक जो हमारी बॉडीज थी ना वो एकदम आइडियल थी, रिजिड बॉडी थी, आप उनके शेप को बदल ही नहीं सकते थे, तो डिफॉर्मेशन होता ही नहीं था। पर अब हम रियल बॉडी पढ़ रहे हैं तो डिफॉर्मेशन हो रहा है। जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम उसमें डिफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम बस फोर्स लगा रहे होते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन की बात नहीं होती। पर अगर आप इलास्टिक बॉडी में बात करो जिसमें डिफॉर्मेशन थोड़ा हो सकता है, तो उसमें जरूर स्ट्रेस और प्रेशर बराबर ही है। समझे? कंटेक्स्ट ही अलग अलग है थोड़ा। इससे पहले आप बॉडी आपकी क्या थी, और ये नहीं होता अपन ये गाल है, गाल गाल ये दबाया और फिर ये वापस आ गया, तो क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी है। पर अगर किसी बुजुर्ग के करो तो यूं खींचा और भाई खींचा और पता लगा अगले दिन आकर देख रहे हो खींचा ही हुआ है, मतलब कम हो जाती है इलास्टिसिटी, टाइम लगता है वापस शेप को रिगेन करने। दैट इज इलास्टिक। बालों में होती है भैया ओमेगा 3 वगैरह लो, ये लो वो लो, इलास्टिसिटी बढ़ेगी नहीं तो खींचोगे तो टूट जाएंगे। खींचोगे टूट क्यों जाएंगे? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस झेल नहीं पा रहे हो, रिगेन नहीं करते, बोलते भैया टूट ही जाओ। अगर वो रिगेन कर ले तो वापस आ जाएगा। नहीं, आप सारे एक साथ खींच रहे हो तो नहीं पता चलेगा। टेस्ट सिंगल बाल का करो बेटा, आप इसे खींचो, हाँ बस छोड़ दो हाँ, बस। और ये टूट जाता तो इलास्टिसिटी कम है, टूट गया भैया। अब इसी पर बाल खींचने पर ही बेटा भी अपन एक ग्राफ बनाएंगे। हाँ, इसी पर अपन एक ग्राफ बनाएंगे अभी। जो बेटा अभी आपने अपने बाल को खींचा ना, इसका ग्राफ बनेगा अभी पूरा, इस पर स्टडी होगी अभी। बाल क्यों खींचना? इलास्टिसिटी।
तो बेटा बाल टूटने में कोई दर्द नहीं हो रहा ना, इसलिए तो यही हड्डी को खींचेंगे तो अरे भाई हड्डी भी एक लिमिट के बाद टूटती है यार, हड्डी भी एक लिमिट के बाद टूटती है, ऐसे नहीं टूट जाती हड्डी भी, एक लिमिट जब पार हो जाती है। और वही ना हम वाला अपन ने पढ़ा था मामला, कौन से वाला, इंपल्स वाला, अगर कम टाइम में फोर्स लगाया जाए तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आता है, जर्क वाला फोर्स ज्यादा तेज लगता है, तब जाके हड्डी टूटती है। तब इतना ज्यादा फोर्स एक्सीड करता है उस लिमिट को, जब जाके हड्डी टूटती है। हड्डी भी आसानी से नहीं टूटती, आप ऐसे करके देखो, आप तोड़ ही नहीं सकते अपनी हड्डी, पांव को लेकर के कोशिश करना, आप खुद से नहीं तोड़ पाओगे, खुद से नहीं तोड़ पाओगे भाई, कोई तोड़ मत लेना यार। सब देखो मैंने तोड़ के दिखा दी। अब मुझे बताओ बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। मुझे बताओ इसका जो एम होगा, स्लोप, इधर लिखते हैं, स्लोप क्या होगा बताओ इसका। मुझे लगता है स्लोप होता है y अपॉन x, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को तो अपन ने नाम दे रखा है, क्या, E, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया क्या, मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा इसका स्लोप होगा उतना ज्यादा E होगा। तो आपको दो ग्राफ ऐसा, एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी, तो बताओ किसका ज्यादा स्लोप है, इसका ज्यादा स्लोप है, इसका ज्यादा स्लोप है तो इसका ज्यादा E है, सही है ना। तो बेटा क्या करा, ऐसा एक ग्राफ बनाया गया प्रैक्टिकली, ऐसे कुछ बाल को खींच करके, तो ऐसा ग्राफ मिला हमें यहां तक, कहां तक मिला, यहां तक। तो इसको मैं ए पॉइंट बोल देता हूं। ए पॉइंट क्या है बेटा, यहां पर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो इसको बोलते हैं अपन, ए पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। यार या तो एसी चलाओ भाई, या ये मैं स्वेटर को अलविदा कहूं। चला दो। तो बताओ ए क्या हो जाएगा आपका, तो ये भी बोला जाता है बेटा हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ, ये सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक ही लग सकता है। कब तक लग सकता है, बताओ भाई। कब तक लग सकता है बेटा, तो ये बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, विद इन इलास्टिक लिमिट। क्या लगाना चाहिए यहाँ पर, विद इन इलास्टिक लिमिट तक ही हम इसे लगा सकते हैं। एक लिमिट है, लिमिट समझते हो तो इसके ऊपर फिर चालान कट जाएगा, ठीक है बेटा। ए तक आपकी क्या है यहाँ पर, इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। एक सेकंड को पासवर्ड लगा दो। इसके बाद क्या करा बेटा आपने, यहां तक गया, अब यहां तक, यहां तक। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसा टिल्ट हो गया, ऐसा टिल्ट हो गया, इसका मतलब स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है और उतना स्ट्रेस नहीं आ रहा है। समझ में आया बेटा, आपने इसको खींचा तो अभी क्या हो रहा है, अभी बिल्कुल प्रोपोर्शनल चल रहा है, जितना ज्यादा लेंथ बढ़ रही है उसी के प्रोपोर्शनल स्ट्रेस बढ़ रहा है, सही है। पर अभी क्या हो रहा है, ए के बाद क्या होने लगा बताओ, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है पर स्ट्रेस उतना नहीं बढ़ रहा, मतलब प्रॉब्लम बढ़ रही है पर आप उतना रिएक्ट नहीं कर रहे उसके ऊपर, उतना रिएक्शन नहीं आ रहा। तो बेटा यहां पर आ गया हमारा बी। अब ना बी एक्चुअली ना इलास्टिक लिमिट है और ये बिल्कुल पास पास होते हैं, और एक होना अपन ये बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या बोल सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी। तो ए कॉमा बी को मैं बोल देता हूं या तो इलास्टिक लिमिट या बोल लो, कोई बात नहीं, पास पास ही है, प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ के लिए यही बोला जाता है कि अप टू इलास्टिक लिमिट। पर यहां पर ये ग्राफ घूम गया है थोड़ा सा, यहां प्रोपोर्शनल नहीं है ये। प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। तो ए पर क्या हुआ बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी की लिमिट आ गई, बी पर क्या हुआ, इलास्टिसिटी की लिमिट आ गई। यहां भी इलास्टिक है और यहां तक इलास्टिक रहेगा वो। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये कि अगर आप उसे बी की स्थिति तक ले जाकर के छोड़ोगे तो वो अपनी शेप को कंप्लीटली रिगेन कर लेगा। समझ आई बात, अगर आप उसे इस स्थिति तक ला करके छोड़ोगे तो क्या होगा, वो अपनी शेप को 100% रिगेन कर लेगा। पर आप नहीं माने,
आपने क्या करा, आपने फोर्स बढ़ाते ही गए, तो बेटा ये ग्राफ थोड़ा सा आगे जाएगा सी पर क्या होगा, यहां से जैसे आप सी तक पहुंच गए और आपने बोला यार भाई मैं तो मजाक कर रहा था यार, फोर्स हटा लिया आपने। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोबारा ये ग्राफ यूं 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 जाता था, यहां खत्म हो जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, स्ट्रेन खत्म, स्ट्रेस खत्म। पर अब ऐसा नहीं होता बेटा, इसमें कुछ अगर आप सी तक ले गए तो परमानेंट कुछ स्ट्रेन रह जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा। मतलब आप पकड़े जाओगे तो भैया यार ये तो भैया चेंज हो गया, इसका मतलब तुमने एक लिमिट के ऊपर ले गए इस चीज को। स्प्रिंग में नहीं होता यार, स्प्रिंग को तुम यूं करो यूं छोड़ दो वैसा हो गया, पर तुमने अगर उसको एक लिमिट के पार ले गए क्या होता है, स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। पर ये जो डिफॉर्मेशन है ना बेटा सी तक, ये लेस देन 1% है। क्या है ये, परसेंटेज में बोल रहा हूं, परसेंटेज में कैसे आएगा बताओ, अगर यहाँ इंटू 100 कर दूंगा परसेंटेज में बदल जाएगा। बोलो यार इस रेशियो को इंटू 100 कर दूंगा तो स्ट्रेन क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये कितना सा चेंज है बेटा, सिर्फ 1% से भी कम। अगर मान लो 100 सेंटीमीटर की लेंथ थी तो कितने का चेंज आएगा, 1 सेंटीमीटर से भी कम, पर आ जाएगा। पर बी तक तो वो भी नहीं आ रहा था, समझ में आया। उसके बाद क्या करा बेटा आपने नहीं माने, आप तो और फोर्स लगाते गए, तो अब ये ग्राफ जो है ना ये यूं जाकर के और ये यूं जाएगा। अब मैं इसमें ना अलग अलग पॉइंट्स बना रहा हूं, 2 पॉइंट्स और बनाता हूं, डी और ई, बी और ई। डी पॉइंट देखो बेटा, अब डी पॉइंट जैसे ही आप सी से आगे निकल गए ना, अब ये मान के चलो कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आना है, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आना है, और वो डिफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मान लो आपने यहां ले जाकर के छोड़ा तो बेटा वो यहां भी नहीं आएगा, वो कुछ यहां आ जाएगा। आइए बस स्ट्रेन उसमें बढ़ता जा रहा है, परमानेंट डिफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है। डी पॉइंट वो पॉइंट है, अगर आप उसे गलती से यहां तक ले गए और आपने लेटेस्ट से डी पर या डी से जरा सा आगे ले जाकर के इसको छोड़ा, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अब आप देखो बेटा स्ट्रेन तो बढ़ रहा है और स्ट्रेस कम हो रहा है, मतलब इस मटेरियल ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि भैया अब इसको जाने ही दो। और ई पर आकर के, ई को बोलते हैं बेटा अपन फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं, वो टूट जाएगा अपने आप। डी के बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, इसको बोलेंगे अपन फ्रैक्चर पॉइंट। लो भाई ध्यान से सुनो, डी को बोल देंगे बेटा, अरे बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं है बेटा, डी को क्या बोल देते हैं अपन, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। और ई को क्या बोलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ई क्या कहलाएगा बताओ, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर का मतलब क्या बेटा, गया। मुझे बताओ शुरुआत में क्या हुआ, ए तक क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हो। बी तक भी चले गए तो इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या, भैया ये लिमिट हो गई है, अब इसके बाद इलास्टिसिटी फॉलो नहीं होगी। बी से आगे निकल गए तो क्या हो जाएगा, अब कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाएगा। फिर बताओ बेटा इधर क्या हो रहा है, इधर 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 स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है। ऐसा कब तक हुआ, डी तक। डी क्या बोल रहे हैं बेटा, यहां तक ही ये सहेगा, इसका मतलब क्या है, ये इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जहां तक ये रुक सकता है। और डी को जैसे ही आपने क्रॉस किया या डी तक पहुंच गए बेटा, उसके बाद ये प्रोसेस अपने आप होगा। ये वैसा ही है कि ये फैसला आपके हाथ में था कि बिल्डिंग से नीचे कूदना है कि नहीं। एक बार जब आपने कदम आगे रख दिया, अब काम अपने आप होगा, आपको आराम से रेस्ट करना है। तो डी के बाद बेटा काम अपने आप होने लग जाएगा और अपने आप ये टूट जाएगा। समझ में आया बेटा, ये प्रोसेस एक फॉलो होता है एक पॉइंट को, एक मटेरियल को तोड़ने से। अगर आप सबसे बढ़िया कहां तक रहो भाई, हम क्या कहां तक पढ़ते हैं, हमारी साइंस हम जो पढ़ रहे हैं इधर, इस सब बेटा मैकेनिकल का पार्ट है। किधर का पार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। सही है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अगर कोई ऑर्थोपेडिक में करता है तो उसको ये सारी चीजें एक आइडिया होगा उसे इन चीजों के बारे में कि इलास्टिसिटी क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं यार अपन इम्प्लांट में, वो नी इम्प्लांट वगैरह कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यार कौन सा क्या है, उनको इस बारे में थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है,
तो यहां तक रहो सबसे बढ़िया, यहां तक भी रहो तो चल जाएगा। दिस इज वार्निंग रीजन। और बी के आगे निकले तो बेटा फिर कुछ तो बर्बादी होएगी, और फिर आगे आपको पता है। समझ आया? ग्राफ बना लो। इसको बोलते हैं अपन, क्या बताओ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बोलते हैं इसे? हेडिंग के डाल लेना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डी वाले पॉइंट का आप नाम ना भी याद रखेंगे तो चलेगा। मेजर पॉइंट्स है आपके ए, बी और सी और ई। तो सर वो डी पे पूरा डिफॉर्म हो जाएगा और ई पे डी पे इतना ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा कि अब उसके वापस सही होने की आशंका नहीं बचेगी। और सी पे चालू होगा थोड़ा। सी से, हाँ नहीं, बी के बाद ही चालू हो जाएगा। अच्छा हाँ। बी के बाद ही इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई, अब उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग गया। मान लो मैंने इसको ऐसे खींचा, ठीक है, तो अभी तो इसमें डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत आया, और थोड़े बहुत डिफॉर्मेशन को इसने अपोज कर दिया और वैसे कर लिया। और मैंने एक लिमिट के बाद अगर इसमें चेंज ला दिया और फिर मैंने इसको छोड़ के देखा कि यार ये वैसा ही हो जाए, तो ये वैसा नहीं जाएगा, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाई देगा। प्लास्टिक के ग्लास में तुम ऐसा कर सकते हो, करते नहीं, पर उसको खींचते हैं ऐसे तो उसमें अंदर ही एक चेंज आ जाता है, लाइन सी पड़ जाती है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया ना। वो अब आप घर पे ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो नहीं खेल रहा था इसके साथ, तो ये कैसे हुआ भाई? नहीं, अपन घर में जब छोटे थे तो फोन उठा के ले जाते थे, तो अभी भी कर रहे होगे वैसे, और तुम उसे उसी पोजीशन में रखते हो जैसा उठाया है, ताकि पता ना चले। तो वो है इलास्टिक लिमिट। अगर वो जरा सा भी हिल गया, दैट इज, हाँ, तो आप बी से आगे निकल चुके हो। बी से आगे निकलते खतरा है, पर वो खतरा बहुत कम है। और डी तक पहुंच गए बेटा, तो आपने फोन ही तोड़ दिया फिर। ई पे तोड़ा नहीं है, डी पे आप बेटा कदम आगे रख दिया आपने। डी के बाद आपके हाथ में नहीं है, डी पर वो फोन ऐसे गिर गया, वो हवा में अभी, अब उसका निश्चित ही है टूटना। समय लगेगा पर टूटेगा। जैसे मान लो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, कट ऑफ से बहुत ऊपर जा रहे हैं, समय लगेगा, सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। इस इलास्टिक लिमिट को ना अपन यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? यील्ड पॉइंट। तो यहां पर ना बेटा फ्रैक्चर पॉइंट के इधर लिख लेना आप 30%। मतलब करीब करीब 30% अगर आपने 30% होकर के टूटेगा, है ना। 100 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर का बदलाव आ जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए कहते हैं चेंज धीरे धीरे लाओ। आपने बोला भाई अभी तो मैं सुबह 12 बजे उठता हूं, मतलब तुम तो नहीं उठते होगे, हाँ, मतलब दिन में 12 बजे उठता हूं, और भाई कल से मैं 5 बजे उठूंगा। बहुत बड़ा चेंज आ गया ना ये, तुम टूट जाओगे। तो चेंज कितना सा लाओ जो पता भी ना चले। अरे यार इतना प्रैक्टिकली हो नहीं पाता जी, अंग्रेज लोग कर लेते हैं, 5 मिनट पहले का अलार्म लगाएंगे, 5 मिनट पहले करते 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 11 आ गया, 11 से 10 आ गया। इतनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में कहाँ है भाई? नहीं, पता लगा अपन ये काम करने लगे, 2 दिन बाद कोई नया चैलेंज आ गया लाइफ में, अब उसको संभालो। ये तो उस आदमी काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। और अब सुनो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बी तक जो रीजन है उसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं उसे? इलास्टिक रीजन। ये वह रीजन है जहां पर इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब शेप रिगेन हो जाएगी। और बी के बाद जो रीजन है बेटा वो है प्लास्टिक रीजन। कौन सा रीजन है? प्लास्टिक रीजन। बोलो भाई,
क्या तुमने डक्टाइल मटेरियल सुना है? डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल ये केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी वगैरह में। हाँ, तो मुझे बताओ बेटा, आप इस मटेरियल को, लेट अस से ये कोई मटेरियल है, आप इसको वायर बनाना चाहते हो, तो कैसे बनेगी इसकी वायर? इसको आप ऐसे कूटोगे, पीसोगे, ऐसे करोगे, या ऐसे बोलो ऐसे खींच दोगे आप इसे, और खींचने के बाद ये दोबारा नहीं आनी चाहिए। पता लगा दोबारा पेन बन गई तो वायर कैसे बनी? तो इसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होना चाहिए, मतलब इसकी प्लास्टिक वाली जो रेंज है ना, और ये टूटनी भी नहीं चाहिए, तो प्लास्टिक वाला रीजन क्या होना चाहिए? इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो डक्टाइल मटेरियल की प्लास्टिक रीजन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर यही ब्रिटल हो, ब्रिटल, तो क्या होगा बेटा? आप फ्रैक्चर पॉइंट को यही ला दो एकदम जस्ट बी के बगल में, तो उसका प्लास्टिक रीजन बड़ा ही स्मॉल होगा, समझ में आया ना? तो जल्दी टूट जाएगा। तो प्लास्टिक रीजन ज्यादा तो मतलब नोट करके लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? डक्टाइल। प्लास्टिक रीजन लेस तो मतलब मोर ब्रिटल। स्लोप वाली कहानी भी लिख लेना। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन ये नोट करके लिखो पहले। क्या? प्लास्टिक रीजन लार्ज, डैश करके लिखो, मोर डक्टाइल। जितना ज्यादा प्लास्टिक रीजन उतना ज्यादा डक्टाइल। सही है। दूसरा पॉइंट, लेस प्लास्टिक रीजन मोर ब्रिटल, है ना? ये छोटा तो ब्रिटल ज्यादा। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन जो बात अभी अपन ने सीखी बेटा, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, और आपको दो ग्राफ दिए गए फॉर अ मटेरियल ए एंड फॉर मटेरियल बी। बताओ विच इज मोर इलास्टिक? विच इज मोर इलास्टिक? ए। सही है, बिल्कुल सही है। विच इज मोर इलास्टिक? ए। क्यों भाई? स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है। स्लोप मतलब इलास्टिसिटी का मॉड्यूलस ज्यादा है, मोर इलास्टिक। या आप बोल सकते हो बेटा फॉर सेम स्ट्रेन। बताओ इसमें स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, इसमें स्ट्रेस कम आ रहा है। जिसमें स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। सही। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, खत्म। ए एंड बी, बताओ इसमें ब्रिटल कौन है और डक्टाइल कौन है? ए ब्रिटल है। ये ब्रिटल है बी और बी डक्टाइल है। डक्टाइल है। लिख लीजिए। अब बिल्कुल बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपन ने। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में आगे बढ़ना है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकार से डिफाइन करी जाती है। 3 प्रकार के मॉड्यूलस होते हैं। ई क्या होता है बेटा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई 3 प्रकार के होते हैं। इलास्टिसिटी ई, सही है। और ये 3 प्रकार के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ेंगे तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इतना सा ही चैप्टर है ये, सही है। तो बेटा पहला है आपका यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा है बल्क मॉड्यूलस और तीसरा है शियर मॉड्यूलस। लिखो नाम यहां पर,
एक एक करके समझ लेते हैं, यही समझ लेंगे एक साथ ही तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। बेटा पहले का नाम क्या है बताओ? यंग्स। ये सब साइंटिस्ट के नाम है। यंग मतलब साइंटिस्ट का नाम है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी अपन एक पढ़ते हैं, है ना, 12th के अंदर पढ़ेंगे अपन वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। यंग्स अरे नहीं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं। बल्क मतलब बल्क में बल्क माल ऑर्डर करना है आपने, बल्क में माल, ठीक है। इसको बोलते हैं शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके भी कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये भी मतलब है इसका। तो डिनोट कैसे कैसे करते हैं सर? वहां तो बेटा ई बोलते थे, अब ई को यहां बोलेंगे वाई। यहां क्या बोलेंगे? वाई। यहां क्या बोलेंगे? बी 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 बी। और यहां क्या बोलेंगे? यहां बोलेंगे ईटा। क्या बोलेंगे? देखा हुआ आपने पहले? ईटा नहीं देखा ना? इसको कहां देखा है तुमने ईटा? हाँ, यहां पर इसे ईटा से बोल देंगे, सही है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये कब डिफाइन किया जाता है, ये कब डिफाइन किया जाता है और ये कब डिफाइन किया जाता है? ध्यान से समझे, एक एक को समझते हैं। ये बेटा तब डिफाइन किया जाता है जब चेंज होना इन लेंथ। कब चेंज हो? कहां, किस चीज में चेंज हो? उस बॉडी के लेंथ में चेंज हो। तो जैसे रॉड हो गई, जनरल अपन किसके लिए करेंगे बेटा? रॉड के लिए करेंगे, अपन धागे के लिए करेंगे, रोप के लिए करेंगे, थ्रेड के लिए करेंगे। इन सब के लिए क्या डिफाइन किया जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉड्यूलस बताओ बेटा क्या हो जाएगा? मान लो बेटा ये हमारे पास एक रॉड है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है ये? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। किसी ने ऐसे फोर्स लगाया, ये फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसी के एवज में आ जाएगा अंदर एक रिफॉर्मिंग फोर्स आ जाएगा। अब ये थी इसकी ओरिजिनल लेंथ L0, जो कि फोर्स लगाने से पहले थी। और आपने बेटा इसको खींच करके क्या कर दिया? आपने खींच करके इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दिया, पतली हो गई होगी, लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई होगी। डेल्टा L फोर्स आप लगा रहे हो अभी भी, क्योंकि छोड़ दोगे तो ये वापस वैसी हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ बेटा यहां के लिए स्ट्रेस कैसे डिफाइन करोगे आप? स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। ये था रिफॉर्मिंग, पर ये डिफॉर्मिंग के बराबर हो जाता है, सही है। और स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल। बेटा लॉन्गिट्यूडनल का मतलब एलोंग लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? एलोंग लेंथ। तो ये कौन सा स्ट्रेस है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना हो जाएगा बताओ? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बेटा? डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन L0। बोलो यार। अब बेटा बताओ यंग्स मॉड्यूलस क्या बोलेगा? यंग्स मॉड्यूलस बोलेगा, इधर लिख देता हूं मैं, आप लिखना इसके नीचे ही। यंग्स मॉड्यूलस क्या बोलेगा बताओ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जब दोनों लेंथ के अलोंग हो तो हम कौन सा मॉड्यूलस बोलते हैं? यंग्स मॉड्यूलस। चलो बताओ क्या रखेंगे बेटा फॉर्मूला? y इज इक्वल्स टू, और सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यंग्स मॉड्यूलस ही काम आता है हमारे। 99% हम यंग्स मॉड्यूलस के बारे में ही बात कर रहे होंगे। समझ में आया? तो यंग्स मॉड्यूलस बताया बेटा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला है? F अपॉन एरिया। और ये फोर्स कैसे लग रहा है आप ध्यान दीजिए बेटा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है। देखो ये एरिया के कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर। सोचो अगर बेटा ये ऐसे पैरेलल लगता तो ये इसकी लेंथ को बढ़ा थोड़ी ना पाता, तो शेप बिगाड़ देता है इसकी। समझ आया? फोर्स कैसे लगाना है आपको? हमेशा सिर्फ वो बाल को खींच लेते तो ऐसे खींचो, अलोंग द बाल। समझ में आया ना? सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। तो फोर्स अपॉन एरिया, अपॉन बोलो बेटा, ये 4 मंजिल का घर हो गया। बताओ यार कितनी बड़ी ये? 1 2 3 4, सही है। तो
तो इसको थोड़ा सा कुदा दो, इधर उधर कुदा दो। F into L naught F into L naught upon A. ऐसे भी याद करो, इसे 4 मंजिल में भी। अब इसको थोड़ा सा कुदा देते हैं और मैं आपको बताता हूँ, मजा आ जाएगा अभी आपको देखना। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला यार कि अगर मैं रॉड को स्प्रिंग मानूं, स्प्रिंग भी तो यही करता था बेटा, स्प्रिंग भी तो यही था। अरे रॉड स्प्रिंग ही है, स्प्रिंग में भी क्या होता था, आप उसमें डिफॉर्मेशन लेकर के आते थे और वो अपनी शेप को रिगेन करता था, फोर्स लगाता था, रिस्टोरिंग फोर्स Kx। तो मैंने बोला यार अगर मैं रॉड को स्प्रिंग में बदलूं तो यहां x क्या है, डेल्टा L। अरे चेंज अपन कहां से लेते थे, मीन, क्या बोलते थे उसे, ओरिजिनल लेंथ, और कुछ बोलते थे यार। अबे तुम बोलो ना, इतने सारे बैठे हो। नेचुरल लेंथ यार, ओरिजिनल लेंथ। नेचुरल लेंथ से ही लिया जाता था ना डेल्टा एक्स जो लिया जाता था। तो भाई ये भी तो नेचुरल लेंथ से लिया गया। तो बेटा इसको मैं क्या बोल दूं, ये है हमारा x, ये है हमारा वो फोर्स, ये है वो हमारा फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर ही होते हैं। तो बेटा अगर मैं उसको इस फॉर्म में लेकर के आना चाहूं तो मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, F को इधर रखो, इसको सबको इधर लेके जाओ, YA बाय L नॉट इंटू डेल्टा L। तो मैंने बोला यार अगर रॉड को स्प्रिंग बनाना है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा रॉड का, YA बाय L नॉट। सही है ना। तो रॉड को मैं स्प्रिंग की तरह ट्रीट करूंगा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा उस रॉड का, YA बाय L नॉट। तो आपको 4 मंजिला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा F इक्वल टू Kx और K की वैल्यू कितनी होती है, YA बाय L नॉट, जो डिपेंड करेगी उसके y पर, उसके एरिया पर और उसकी ओरिजिनल लेंथ पर। समझ में आया क्या? यहां तक लिख लो पहले, ये लिख लो बेटा, ये वाला भर लो पहले, फिर इसके बारे में बात करते हैं ये क्या चाहता है। हो गया, सही है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन क्या, बल्क मॉड्यूलस। हाँ लिखो लिखो। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं कोई एक बॉल लेता हूं, और बेटा उसे यहां से पिचकाने की कोशिश करता हूं, ऐसे फोर्स लगाता हूं ऐसे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां से पिचकाऊंगा तो सर वो कहीं और से खुल जाएगी? क्या मैं उसका वॉल्यूम चेंज कर पाऊंगा? नहीं, मैं उसकी शेप बिगाड़ पाऊंगा और मैं उसका वॉल्यूम नहीं चेंज कर पाऊंगा। बोलो यार, मान लो एक स्टील की बॉल है बेटा, आपने उस पर एक ही तरफ से फोर्स लगाया तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा। चलो आप 2 से लगा लो बेटा, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे ऐसे, तो आप क्या करोगे, यहां से तो पिचका दोगे उसे और यहां से खुल जाएगी वो। वॉल्यूम नहीं बदल पाया, शेप बदल गया पर वॉल्यूम नहीं बदला। तो मैंने क्या बोला यार मेरे को ना इसको पिचकाना है। पिचकाने का मतलब समझ लो कि इसका वॉल्यूम ही कम कर दूं मैं, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर है ना अभी, उनको पिचका करके पास पास ला दूं, इस लेवल का डिफॉर्मेशन ला दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ यार, मुझे इसे सभी दिशाओं से पिचकाना पड़ेगा, तब जाकर के पिचकेगा। बोले यार, तुमने कभी वो बीपी वाली मशीन देखी? हाँ सर। तो वो ऐसे प्रेशर बनाती है, तो वो हाथ को सभी दिशाओं से, तब भी वो वॉल्यूम नहीं, क्योंकि यहां से खुल जाएगा, यहां से भी करना चाहिए था तब जाके होगा, पर वो आप यहां से पूरा पिचका देगी वो। समझ में आया? तो यहां से तो पिचक जाएगा और यहां से मास निकल जाएगा। पर अगर मैं इसको सभी दिशाओं से पिचका देता तो क्या होता बताओ? वॉल्यूम बदल जाता।
तो बेटा ऐसा मैं क्या करूं कि हर जगह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं इसकी सरफेस पे, पूरे एरिया पे, तो क्या होगा बताओ? कंप्रेस कर जाएगा। लेट अस से बेटा इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था V0, तो V0 से कुछ कम होकर के ये हो जाएगा। कितना कम होगा सर? लेट अस से ये डेल्टा V कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? डेल्टा V कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? क्या कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आ गया? और ऐसा कब होगा बताओ? जब मैं हर दिशा से उस पर फोर्स लगाऊंगा। अब मैंने बोला यार ऐसा करे कहां पर हो रहा है सिस्टम? तो मैंने बोला यार फ्लूइड के अंदर जब अपन किसी चीज को लेकर के जाते हैं ना, तो वहां पर क्या करता है फ्लूइड हर जगह ना परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है उस बॉडी पे, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते प्रेशर ऑफ फ्लूइड बढ़ता है। तो वही ना तुमने सुना होगा, वो एक पनडुब्बी गई थी नीचे और वो गए थे घूमने नीचे देखने के लिए, और वो पनडुब्बी ऐसे क्रैश कर गई, ऐसे पिचक गई। सबमरीन पनडुब्बी बेटा आपने कहाँ रहते हो आप? पीसीएमसी में तो रह रहे हैं अपन। तो पनडुब्बी पिचक गई ऐसे। क्यों पिचक गई बताओ? क्योंकि प्रेशर हर जगह से लग रहा था ना। समझ में आ रहा है? तो बेटा जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते ना अपन श्रिंक होते जाते हैं। हाँ, जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाएंगे ना अपन श्रिंक होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे अपन, पर वो थोड़ा कम होगा, पर ऐसा नहीं, पर होगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आप चौड़े होते जाओगे ऐसे। तो जो एरोप्लेन्स होते हैं ना बेटा, वो इतनी हाइट पर उड़ते हैं, उनका मटेरियल इस तरीके से बनाया जाता है कि भाई उन्हें पता है इतनी हाइट पर ये एक्सपैंड करेगा, प्रेशर कम है वहां पर, तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो ये एक्सपैंड करेगा। तो इस तरीके से मटेरियल बनाया जाता है कि वो एक्सपैंड होने दे उसे। पता लगा क्रैक ही आ गया। समझ में आया? और पनडुब्बी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज किया जाता है कि भाई जब वो नीचे जाए तो उस वो इंक्रीज प्रेशर को वो झेल सके। आप भी बेटा पानी में नीचे जाओगे ना, हर 10 मीटर पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, हर 10 मीटर पे। अब 10 मीटर पानी के नीचे जाओ, अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अपने कान मान सब उस हिसाब से एडजस्टेड है, ब्लड प्रेशर उस हिसाब से एडजस्टेड है। ठीक है, जैसे आप 1 ATM 10 मीटर नीचे जाओगे 2 ATM प्रेशर हो जाएगा। तो आपकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, कानों पे भी ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो इक्वलाइज करना पड़ता है प्रेशर को, कानों के प्रेशर को इक्वलाइज करना पड़ता है। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं ना नीचे पानी के अंदर, तो हमें क्या लगता है कि यार ये नॉर्मल जो अपन ने लगाया रखा होता है ये वाला ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, वाला नहीं होता, वो प्रेशर से फेंकता है, क्योंकि आपके लंग्स भी तो चक रहे हैं। तो अगर आपको नॉर्मल प्रेशर से ऑक्सीजन दी जाएगी ना तो आपके लंग्स में जाएगी नहीं, वो लंग्स को खोलने के लिए आपको प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन दी जाएगी। अरे बस समझ में? तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं ना साथ में, वो प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन देती है आपको, प्रेशर के साथ ऑक्सीजन फेंकती है आपके लंग्स में, तब जाके आपके लंग्स उसको ले पाते हैं। अरे बस बेटा समझ में है? तो बल्क मॉडुलस क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बल्क मॉडुलस के लिए अपन वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बेटा यहां पर ना क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक। क्या बोलते हैं? यहां क्या वर्ड यूज किया था? लॉन्गिट्यूडनल। यहां क्या वर्ड यूज करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक, क्योंकि यहां वॉल्यूम में बदलाव हो रहे बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बताओ भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा बेटा? ये फोर्स अपॉन एरिया। बोलो भाई, ध्यान से सीखना बेटा इस बात को, फोर्स अपॉन एरिया। पर सर ये जो फोर्स है ये तो हर दिशा से लग रहा है, तो अगर मैं पूरे एरिया के लिए बात करूं तो पूरे एरिया के लिए फोर्स परपेंडिकुलर ही लग रहा है ना। तो आप एक काम करो, ये जो गोला बना हुआ है ना बेटा, इसको खोल लो यूं, तो आप क्या बोलोगे? ये फोर्स सर इस पूरे एरिया पे लग रहा है, और फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया, वही आ गई बात, फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। तो मैंने बोला यार इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को मैं जरूर प्रेशर बोल सकता हूं, क्योंकि यहां प्रेशर डिफाइन करना ज्यादा आसान है। अब सुनना, मैंने लिख दिया प्रेशर, मैंने लिख दिया प्रेशर। बोलो भाई कोई दिक्कत इसके अंदर? आप कोई बच्चा आया मेरे पास, सर मेरी बात सुनो यार, मुझे बताओ सर जहां हम अभी रह रहे हैं, जहां अभी हम रह रहे हैं, क्या वहां प्रेशर नहीं है? वहां भी 1 ATM प्रेशर है।
आपको पता है बेटा, अगर हमारा बाहर का प्रेशर कम होने लगेगा ना अगर, तो अंदर से ब्लड है ना ऐसे पिचकारियों की तरह बाहर निकलेगा। अगर आप इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करने लगो, कैसे वैक्यूम क्रिएट करना है? वैक्यूम पंप नहीं होता, उससे एयर को सक आउट कर लो आप, तो आपकी बॉडी इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चलने के लिए बनी है, रहने के लिए बनी है। आपका ब्लड का प्रेशर इस तरीके से मेंटेन हो रहा है कि भाई वो जो है इक्विलिब्रियम बनाए रखा है उसने, अंदर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स ऐसे लग रहा है। आपकी ये जो स्किन है ना ऐसे पिचकी हुई है, पिचकी हुई, और आपको पिचकी हुई महसूस नहीं होती क्योंकि आपने खुली हुई कभी देखी थी। सही है। अगर आप बाहर का प्रेशर कम करने लगोगे तो अंदर का ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो स्किन को चीर करके बाहर ऐसे पिचकारियों की तरह निकलेगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस। हाँ, ये फ्रॉग पे एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ है। एक चैम्बर में डाल करके उसे वैक्यूम क्रिएट करा गया उस चैम्बर के अंदर, और वो ऐसे ब्लास्ट हो गई, ब्लास्ट। अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा है ना, गेम भैया इतना आसान नहीं है, साइंस बहुत गहरी है, एक आदमी इतनी साइंस नहीं पढ़ सकता। तो मुझे बताओ, क्या हमारा जो ऑलरेडी एक शेप है, क्या वो भी जीरो प्रेशर पे थोड़ा है? वो भी तो एक प्रेशर पर ही है ना। तो मुझे बताओ बेटा, ये जो फोर्स क्रिएट कर रहा है प्रेशर, क्या वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है या वो एक्सेस प्रेशर क्रिएट कर रहा है? अरे ऑलरेडी था ना यार, मेरे पास 10 रुपए थे तो मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और वो 10 से जब 12 हुए तो फर्क पड़ा ना। तो मेरे फर्क किससे पड़ा? 10 से फर्क पड़ा, 12 से फर्क पड़ा, या 2 से फर्क पड़ा? 2 से फर्क पड़ा। तो मैंने बोला यार जो फोर्स है ना, ये डेल्टा पी क्रिएट कर रहा है। भाई पी नॉट पे तो हम ऑलरेडी रहते हैं ना बेटा, जब ये पी नॉट प्लस डेल्टा पी होता है तब दिक्कत आती है। बोलो यार, हम अपना ओरिजिनल वॉल्यूम जो नापते हैं वो जीरो प्रेशर पे थोड़ा नाप रहे हैं भाई, पी नॉट तो हम पी नॉट पे नाप रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर उससे ज्यादा बढ़ेगा तो चेंज आएगा। मुझे बताओ, क्या ये हमारी बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम है? आंसर इज नो, ये पी प्रेशर पर वॉल्यूम है। अगर आप कम प्रेशर पे जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा बॉडी का। समझ में आ रही बात? तो बेटा बताओ, यहां मैंने डेल्टा क्यों लगाया, समझ में आया आपको? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से चेंज आ रहा है, प्रेशर से चेंज नहीं आ रहा। किससे चेंज आ रहा है? प्रेशर बढ़ने से। तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया, ये इंक्रीज कर रहा है प्रेशर को। समझ में? ऑलरेडी प्रेशर था। अब सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होगा बेटा? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर चेंज किसमें बोलना है? वॉल्यूम में। तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट। बोलो यार, सही है क्या? अब मैंने क्या बोला बेटा, इसका डिफाइन करते हैं, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगा बताओ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बताओ भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितना है बेटा? डेल्टा पी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है? डेल्टा वी बाय वी नॉट। और ये है हमारा बल्क मॉड्यूलस। अब मेरे को किसी बच्चे ने दोबारा पकड़ लिया, भाई सर एक चीज बताओ, प्रेशर तो बड़ा है तो डेल्टा पी तो पॉजिटिव होगा, वी नॉट भी पॉजिटिव होगा, पर अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम तो घटा है ना, तो डेल्टा वी तो नेगेटिव हो जाएगा। चेंज नेगेटिव होगा अगर कोई चीज घट रही है तो सर पर ये तो मॉड्यूलस है, तो आपको तो इसे पॉजिटिव ही रखना है। ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव है, तो आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा दो। बोलो भाई, ये माइनस बेटा किस लिए आया यहां पर? ताकि इस वाले नेगेटिव को ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर पाए। सही है क्या? तो बेटा यहां पर एक फॉर्मूला और बना दिया जाता है कि अगर छोटा सा चेंज होता तो छोटा सा वॉल्यूम चेंज होता, आई वी नॉट, ऐसा भी बोला जा सकता है। समझ में आया? तो आप यहां तक लिख लो बेटा आज के लिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? शियर मॉड्यूलस होता है। अपन ना ऐसे ताश के पत्ते ऐसे बिखेर देते ना ऐसे, तो अपन फोर्स कैसे लगाते हैं? पैरेलल फोर्स लगाओगे तो शेप बिगड़ेगी, ऐसे टेढ़ा सा हो जाएगा वो। जैसे आप कोई ब्लॉक लो, है ना, जैसे किताब लो, किताब है ना, इस किताब को बेटा आप ऐसे फोर्स लगाओ तो
क्या होगा बताओ, टेढ़ी सी किताब हो जाएगी वो। हाँ। उसके लिए वहां जो चेंज आ रहा है उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, यहां तक लिख लो। ये बेटा 2 दिन का चैप्टर है जिसमें आज 1 दिन हो चुका है। अगली क्लास में मैं आपको ये पढ़ा के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बढ़िया।